Hello, dear student. Once again, welcome to my YouTube channel वागीशा एजुकेशन. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था उनका पोएम द रोड नॉट टेकन. और ये जो अमेरिकन पोइट हैं ये बहुत ही फेमस हैं और ये बहुत सिंपल सा और बहुत इंसाइटफुल और कॉमन चीज़ों के बारे में, कॉमन एक्सपीरियंस के बारे में ये हमेशा लिखते आए हैं और इनकी कविताएं पूरी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं. आज हम देखेंगे ये डस्ट ऑफ स्नो ये किसके बारे में है, किस थीम के बारे में है. तो ये हम आते हैं इस पे. द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री. एक बहुत छोटा सा पोएम है, लेकिन इसमें देखिए एक मोमेंट क्रिएट किया गया है. इसमें सबसे पहले क्रो को ले लिया गया है. क्रो है, उसके बाद स्नो है और हैमलॉक ट्री है. ये तीन चीज़ों को लिया है पोएट ने. जो तीनों चीज़ है जो बैड या इविल को रिप्रेजेंट करती है. क्रो है, क्रो मतलब बर्ड्स में सबसे गंदा माना जाता है क्रो. साथ ही साथ स्नो. स्नो ये यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में ठंड बहुत भयानक होती है, तो यहाँ स्नो भी अच्छा नहीं माना जाता है. साथ ही साथ हैमलॉक ट्री. हैमलॉक ट्री होता है एक ओक के जैसा ऊंचा ट्री होता है, लेकिन ये पॉइजनस ट्री होता है, पॉइजन इससे बनाया जाता है. तो वो पोएट ने ये फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है, द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी. जिस ढंग से क्रो है सूक डाउन ऑन मी. जो पोएट है वह कहाँ बैठा हुआ था, हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था. सूक ऑन मी हिलाया, जो ब्रांचेस को वो हिलाया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. जो बर्फ़ जमी हुई थी हैमलॉक ट्री पे विंटर के सीजन में, पोएट बैठे हुए थे उस ट्री के नीचे और उस ट्री में पूरी बर्फ़ जमी हुई थी. और जिस तरह से क्रो उड़ने के लिए वो अपना पंख हिलाता है, तो उससे ये डस्ट जो है पोएट के ऊपर गिरती है. पोएट जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में था और उसका मूड ऑफ था. और वो जिस ब्रिज के नीचे से खड़ा था, वो उसमें जब वो क्रो जब इसको हिलाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो उनका जो है मूड है एक अचानक से चेंज हो जाता है. वो बहुत ही डिप्रेशन पे थे, डीप थिंकिंग में थे, है ना. तो इसमें एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. मतलब उसके बाद जब ये डीप डिप्रेशन में थे, सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो क्रो उस आइस को, ये बर्फ़ का चूर को गिराता है पाउडर को, तो उनका मूड फिर चेंज हो जाता है. मतलब वो फील गुड करने लग जाते हैं. तो इसमें ये दिखाया गया है कि आप जितने भी डिप्रेशन में हो, तो नेचर का एक खुद का क्या होता है, ये सबटल वे ऑफ फाइट डिप्रेशन. एक खुद का ये वे होता है डिप्रेशन को फाइट करने का, है ना. तो क्रो है वो क्या, इसको क्या कर हम लोग मानते हैं कि क्रो है काला कौवा, देख लिए तो ये मिस फॉर्चून है ना, सॉरो है, ये इस चीज़ से माना जाता है. और साथ ही साथ और जो स्नो है, स्नो भी बहुत ठंडे कंट्री में ये भी अच्छा नहीं माना जाता है. तो ठीक है, तो ये तीन डेडली एस्पेक्ट ऑफ नेचर को इसमें इस पोएम में लिया गया है. क्या क्या तीन डेडली एस्पेक्ट है, क्रो है, स्नो है और हैमलॉक ट्री है. ये तीनों डेडली एस्पेक्ट को लिया गया है. और साथ ही साथ इसमें बताते हैं कि ये तीनों चीज़ें, हालांकि ये बहुत ही बुरी मानी जाती है, लेकिन ये बुरी चीज़ों में भी कुछ अच्छाई आपको दिख जाएगी. किस तरह से पोएट का मूड, जो सुबह से डिप्रेशन में वो थे और आके उस ट्री के नीचे बैठे थे, लेकिन क्रो ने उसका मूड चेंज कर दिया, उस आइस ने उसका मूड चेंज कर दिया. और जो हैमलॉक ट्री, तीनों जो डेडली थिंग, बैड थिंग के ऊपर बेस्ड है, वो तीनों मिलकर के कुछ गुड किया उनके साथ. यानी कि उनका जो हाफ डे जो बर्बाद होने से वो बच गया. ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ये बहुत छोटा सा पोएम है, लेकिन ये हमेशा पूछा जाता है. तो इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, उसको फिर हम डिस्कस करते हैं. मैंने उसे लिख दिया है, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है,
व्हाट डज द पोएट से, पोएट क्या कहता है चेंज हिज मूड, क्या उसका मन का स्थिति है, इसका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, मतलब पोएट का मूड किस तरह से चेंज हुआ। तो इसका आंसर हम लोग फिर देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट चीयरलेस, मतलब जिसमें खुशी नहीं है। डेडली एंड डिप्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर, ये बताए थे कि इसमें कुछ भी चीज़ इसमें अच्छा नहीं है। डेडली एस्पेक्ट है, डिप्रेसिंग है ना, और सब चीज़ बुरी चीज़ें हैं ये नेचर की, जिसको हम लोग मानते हैं। विंटर इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ द ईयर, ये विंटर सीजन जो ठंडे प्रदेशों में ये बहुत ही क्रूशियल होता है ये पीरियड। ए क्रो समहाउ फ्लटर्स थ्रू द लीव्स एंड लेट्स द पाउडरी स्नो फॉल ऑन द पोएट, जो क्रो है वो किस तरह से हिलाता है, ये को फ्लटर करता है, तब लीव्स से क्या स्नो गिर करके किस पे पड़ती है, पोएट पे पड़ती है। दिस लिटिल इंसिडेंट, ये छोटी सी घटना चेंज हिज मूड सडनली, उसके मूड को पूरी तरह चेंज कर देती है। हिज माइंड इज डाइवर्टेड फ्रॉम द पर्सनल सॉरो, उसका जो पोएट का जो मूड है, वो जो पर्सनल सॉरोस मतलब दुखी थे किसी भी चीज़ से, टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द नेचर, उनका मूड जो है पूरी तरह चेंज हो जाता है जो क्रो आइस को गिराता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉस्ट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ थ्री थिंग्स, किन तीन चीज़ों का इमेज क्रिएट करते हैं। द क्रो, द ट्री एंड द स्नो, तीन चीज इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द थ्री हाउएवर रिप्रेजेंट द इविल एंड डेडली एस्पेक्ट ऑफ नेचर, सेम जो पहले क्वेश्चन में देखे या पोएम में जो हमने देखा, इसको आप लिख दीजिएगा कौन सा तीन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर उसी में नंबर 2 में ही 3 सब पार्ट था क्वेश्चंस का, उसमें हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, है ना। कौन सी चिड़ियाँ जो होती हैं कभी जो पोएम में अधिकतर जिक्र किया जाता है। डू यू थिंक ए क्रो इज़ ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, क्या आप सोचते हो कि कौवे को मतलब जिक्र किया जाता है। व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, क्या आपका दिमाग में इमेज आता है, चित्र आता है जब आप कौवे के बारे में सोचते हो। तो इसमें आंसर है पहले पार्ट का क्या है। द वर्ड्स यूजुअली मेंशन्ड इन द पोएम्स आर नाइटिंगल्स, बुलबुल होती है जो मीठा गाती है ना, लार्क बर्ड एंड कुकू बर्ड, ये सारी मीठा गाती है, खूबसूरत है। द पोएट अवॉइड मेंशनिंग क्रो बिकॉज ऑफ इट्स कलर, है ना, कौवे को के कलर को कोई भी ब्लैक सा कोई पसंद नहीं करता है, उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही हार्श होती है, हार्श वॉइस एंड डर्टी ईटिंग हैबिट, कुछ भी गंदा संदा कुछ भी खा लेता है वो। तो ये क्रो को इसलिए मतलब ब्यूटीफुल पोएम में नहीं यूज किया जाता है। जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम को देखो तो उन्होंने सिर्फ खूबसूरत चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन ये पोएट ने सिर्फ बुरी चीज़ों का ही जिक्र किया है, क्योंकि हर समय हमारा लाइफ इतना बेड्स ऑफ रोजेस नहीं होता है कि हर चीज़ अच्छी अच्छी ही होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो हमारे साथ इंसिडेंट होता है उसके बारे में लिखा है। तो कुछ बुरी चीज़ें भी किस तरह से कुछ अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब ला सकती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री, है ना। इसमें क्या है, अगेन what is hemlock tree, why doesn't the poet write about a beautiful tree such as maple or an oak or a pine, है ना। तो ये क्या है हेमलॉक ट्री, क्या क्या कहते हैं, तो इसमें हम बताते हैं। अगेन व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री क्या है। ए हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस प्लांट, है ना, ये जहरीला पौधा है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। पॉइजन इज़ मेड फ्रॉम दिस प्लांट, है ना, पॉइजन इस प्लांट से बनाया जाता है। द पोएट हैज़ नॉट written about beautiful trees because poisonous hemlock goes well with the dirty cruel crow, है ना। पोएट ने नहीं लिखा है अच्छी खूबसूरत ट्री के बारे में, जैसे मैपल ट्री है, ओक ट्री है, इन सब के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्रो और स्नो के साथ ये क्या होता है, फिट बैठता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। what do the crow and hemlock represent, joy और sorrow, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करते, कौवा तथा हेमलॉक ट्री किस बात का प्रतीक है या सूचक है ना, खुशी या गम का।
उसके बाद क्या है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रोज सेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर, है ना। बर्फ़ की जो पाउडर या धूल जो भी है आइस की, जो कौवा हेमलॉक ट्री के नीचे गिराता है, सेक्स ऑफ, है ना, हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, किस बात का ये सूचक है, किस बात का प्रतीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, दोनों क्या हैं, बोथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट सॉरो एंड मिस फॉर्च्यून, है ना, दुख को या दुर्भाग्य को ये रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो डेडली एंड ऑमिनस, है ना। ये जो द डस्ट ऑफ स्नो, जो पाउडर गिराया गया सेकेंड फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से गिराया गया, वो भी क्या मृत्यु तुल है और बहुत ही बुरा माना जाता है। ऑल द थ्री आर लिंक्ड विथ इविल, तीनों चीज़ किससे जुड़ी हैं, इविल से या दुष्टता से जुड़ी हैं। दे स्टैंड फॉर डिप्रेशन एंड डिस्पेयर, ये डिप्रेशन अवसाद के लिए ये यूज की जाती हैं। Have there been times when you felt depressed, ये लास्ट क्वेश्चन है। Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? है ना। तो आप इसमें पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप भी अवसादग्रस्त हुए हैं, डिप्रेस्ड हुए हैं या निराश हुए हैं, है ना। क्या आपको भी इसी प्रकार के क्षण का अनुभव हुआ है कि आपका कभी मूड चेंज हो गया, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, कभी याद करो। तो बिल्कुल सबके साथ ऐसी घटनाएं होती है ना कि हर समय आपके मन का नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम बैड टाइम्स इन लाइफ, है ना। बैड टाइम ऑफ लाइफ से कोई भी नहीं बच सकता। व्हेन वन फील डिप्रेस्ड एंड लूजेस ऑल द होप्स, जब एक आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड अवसादग्रस्त होता है और सारा होप खत्म हो जाता है, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। बट सच ए ग्लूमी मूड इज़ नेवर परमानेंट, लेकिन उस तरह का जो वो मूड होता है, डिप्रेशन वाला मूड, वो हमेशा स्थायी नहीं होता है और ए लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक वो नहीं हो सकता है ना। अ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर भी आ जाती है कभी, या द प्रैंक्स और स्माइल ऑफ ए चाइल्ड, है ना। बच्चे जब जब ध्यान से देखोगे तो बच्चे की स्माइल है, कुछ ऐसे काम करते हैं, दीन दुनिया से बेखबर हो रहते हैं, तो ये सब चीज़ देख करके, या फिर रेनबो स्काई में जो होता है उसको देख करके, नेचर के किसी भी फ्लावर्स को देख करके, इससे क्या होता है, हमारा मूड, एनीथिंग चेंज द मूड, तो इस तरह से हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो ये थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम की पूरी तरह से समरी एंड क्वेश्चन आंसर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।